नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्यों पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया और जम्मू और कश्मीर हो गया, इनमें बादल फट रहे हैं और पहाड़ टूट रहे हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, पिछले लगभग 2 महीने से आप लोग समाचार देख रहे होंगे टीवी में और यूट्यूब में भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, अखबार में पढ़ रहे होंगे कि जो पहाड़ी राज्यों में बड़ी मात्रा में वहाँ पे बादल फट रहे हैं और वहाँ के पहाड़ टूट रहे हैं। इसका जो मेन कारण है वो है नेचुरल नहीं है, बल्कि मैन मेड है, मानव जनित यह समस्या है। अब सबसे पहले मैं आपके सामने बादल फटने के ऊपर बात करता हूँ। साथियों, आपको तो पता है कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है जिसको टेहरी डैम बोलते हैं, और इस टेहरी डैम की जो झील है वो लगभग 52-53 किलोमीटर है। और साइंटिस्ट बताते हैं कि वहाँ पे बड़ी मात्रा में पानी का वाष्पीकरण होता है और उससे बारिश होती है, परंतु वो वाष्पीकरण इतनी तेज़ी से होता है या एक आसपास के एरिया में हो जाता है कि बादल उस पानी को रोक नहीं पाते हैं, उसको रोक नहीं पाते हैं और वो इकट्ठी बारिश कर देते हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटनाएं आ रही हैं। साथियों, टेहरी डैम का पहले भी लोगों ने विरोध किया था, और क्योंकि यह वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ठीक नहीं था। बड़े बड़े पर्यावरणवादियों ने इसको अनुचित बताया था। कारण यह है कि एक तो एक बहुत बड़ा है, इसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है, और यह हमेशा यह बिल्कुल चीन के बॉर्डर के पास में है, और इस दृष्टि से वो खतरनाक है। कभी बाई चांस लड़ाई के टाइम पे चीन ने इसको पर क्षति कर दी तो ये फिर पूरा जो टेहरी से लेकर के नीचे तक देहरादून हो गया या हरिद्वार है, यहाँ तक कि क्षेत्र को वो तबाह कर देगा। दूसरा बात यह है कि वहाँ पे लाखों की संख्या में विस्थापित किए गए, और एक जो टेहरी नगर था उसको एकदम ही वो डूब क्षेत्र में आ गया। तो इसीलिए लोगों ने शुरू से इसका विरोध किया था। साथियों, उत्तराखंड में सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे बांध बन रहे हैं, और ये बांध बनाने का जो ठेका है वो ऐसी कंपनी को दिया जा रहा है, ऐसे ठेकेदार को दिया जा रहा है जिनको बांध बनाने का तजुर्बा बहुत कम है। जैसे मान लो किसी दारू वाली फैक्ट्री, दारू वाली को दे दिया, किसी कच्चे बनाने वाली कंपनी को दे दिया, और ये जो वहाँ पे जो मलबा है, जो पत्थर हैं, जो मिट्टी है, उनको सही ढंग से उसका निष्पादन नहीं कर रहे हैं, उसका निपटान ढंग से नहीं कर रहे हैं, और इसलिए जब भी बारिश होती है तो गाद के रूप में नीचे आ जाता है। एक और समस्या टेहरी डैम के बारे में है कि जो हिमालय का एक क्षेत्र है वो अभी भुरभुरे पहाड़ है वहाँ पे, और वहाँ पे गाद की समस्या बहुत रहती है, यानी मिट्टी जो बहकर आएगी वो डैम को भर देगी। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये 20 साल चलेगा, 40 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, क्योंकि वो जल्दी ही डैम में मिट्टी भर जाएगी। साथियों, एक और जो अन्य कारण है वो है वहाँ पे भयंकर रूप से वहाँ पे जंगलों का काटना। आपको पता है कि उत्तराखंड में कई तरह के माफिया हैं वहाँ पे, जैसे लैंड माफिया हो गया, भू माफिया हो गया, शराब माफिया हो गया, रेत माफिया हो गया, जंगल माफिया हो गया। तो जंगल माफिया ने वहाँ पे पूरे वहाँ पे वनों का वो वहाँ जंगल को काटता है। वह वहाँ के कर्मचारियों से मिल कर के और ठेकेदारों से मिल कर के पूरा वहाँ पे जंगल काटा जा रहा है। इसकी वजह से जब भी वह बारिश होती है तो वो भूमि कटाव जल्दी हो जाता है, और जो पेड़ भूमि को बांध के रखते हैं उनकी पकड़ ढीली होती जाती है। साथियों, एक और कारण है वहाँ पे भूस्खलन का, वो है वहाँ पे जंगलों में आग लगना, और इस आग के पीछे भी बड़े बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि वहाँ पे फॉरेस्टेशन के नाम पे, वनीकरण के नाम पे कागजों में लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं, हज़ारों पेड़ लगाए जा रहे हैं, और फिर जो ये माफिया है वो फिर जंगल में आग लगा देता है, और बाद में बता देते हैं कि भैया जंगल में आग लगी इसलिए सारे पेड़ जल गए। इसी तरह से वह करोड़ों लाखों रुपए का चूना सरकार को लगाया जा रहा है। साथियों, एक और वजह भी है कि वहाँ पे वन अधिनियम लागू होना।
वन अधिनियम लागू होने से पहले जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से जंगल पर आधारित थी। जंगल से लोग सूखी लकड़ी लाते थे, सूखे पत्ते लाते थे और वहाँ से घास काट के लाते थे। जंगलों में वे अपने जानवरों को चराने ले जाते थे, जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया। तो इससे क्या होता था कि जो जंगल की जो घास है वो लगातार मतलब कम होती रहती थी, सूखी लकड़ी बटोर दी जाती थी। इससे वहाँ पे आग लगने के कम चांसेस होते थे और वहाँ के जो लोग हैं वो लकड़ी को भी काटते रहते थे। इसी से वजह से वहाँ जंगल की छटाई भी होती रहती थी। परंतु जब से ये वन अधिनियम लागू किया गया तो सारे वहाँ के जो आम जनता के हक हकूक़ छीन लिए गए। उनको जंगलों में घुसने नहीं दिया गया। वे वहाँ पे अपने जानवरों को चराने नहीं ले जा सकते थे, घास नहीं काट सकते थे, वहाँ से सूखी लकड़ी नहीं बटोर सकते थे। तो इसीलिए वहाँ पे फिर लोगों को रोज़गार का अभाव हो गया। लोग अपने जीविका कमाने के लिए शहर गांव को छोड़ के शहर की तरफ जाने लगे। अब जब भी जंगल में आग लगती है तो लोग वो आग बुझाने के लिए नहीं जाते हैं। कारण ये है कि अब जंगल पे उनका कुछ रहा ही नहीं, रिश्ता ही नहीं है जंगल से। अब जितने भी प्राइवेट जंगल होते थे या पंचायत जंगल होते थे सब सरकार के अधीन आ गए हैं। तो आग लगाने के लिए वे आग लगाने के बाद वहाँ पे जो बुझाने वहाँ पे नहीं जाते हैं और वे भी तमाशा ही देखते रहते हैं। एक कारण और भी है कि जब वे आपने मतलब खेतों के आसपास में भी जानबूझ के आग लगाते हैं ताकि वो आग आसपास की घास है वो जल जाए और फिर बरसात में वो नई घास बहुत तेज़ी से आ जाए, फिर वो घास से वो आग फिर और फैल जाती है। साथियों, वहाँ पे जो भयंकर जो तबाही हो रही है उसका एक और अन्य कारण है वो क्लाइमेट चेंज का। और जो ये वहाँ पे जो परमानेंट जो फ्रोजन एरिया है उसका पकड़ कम होना, परमाफ्रोस्ट का वहाँ पे उसकी पकड़ कम होना। आपको पता है कि ये जो रसिया का एक इलाका है साइबेरिया है वो पूरा मतलब परमाफ्रोस्ट के ऊपर है और वहाँ पे इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ का परमाफ्रोस्ट भी नीचे को आ रहा है, वहाँ भी गर्मी बढ़ रही है। उसी तरह से हिमालय क्षेत्र में भी परमाफ्रोस्ट की में कमी आ रही है और वहाँ पे मिट्टी की जो और पत्थर की जो पकड़ होती है ज़मीन पे वो कम होती जा रही है। इसलिए भी जब भारी बारिश होती है तो मिट्टी बह जाती है और इस वजह से वहाँ पे बाढ़ आते हैं, फ्लड आते हैं और वो ज़मीन को काट के ले जाती है। साथियों, पहले जब भी प्लानिंग कमीशन हुआ करते थे तो उसमें कई तरह के वैज्ञानिक हुआ करते थे या उसमें सलाहकार होते थे, जैसे एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, सोशलिस्ट हो गए और इकोलॉजिस्ट हो गए। इनके अलावा इकोनॉमिस्ट भी थे, हुआ करते थे, ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे और वित्तीय सलाहकार होते थे, फाइनेंशियल एडवाइज़र होते थे। उनसे पूछ करके कोई भी योजनाएं बनाई जाती थी कि भैया इस योजना के बनाने से इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पर्यावरण पे क्या फ़र्क पड़ेगा, समाज में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उनकी सुझाव को माना जाता था। परंतु पिछले कुछ समय से ख़ास तौर पे जब से प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण का माहौल बना है, ख़ास तौर पे ये पर्यावरणवादियों का और सोशलिस्टों का और ये इकोलॉजिस्टों का की जो सलाह है वो नहीं मानी जाती है। मैंने किसी लेख में पढ़ा था, एक पर्यावरणवादी खुद बोल रहा था कि हम मीटिंग में जाते हैं परंतु हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी मतलब सलाह कोई मानता नहीं है, इसलिए हमारा जाना ही बेकार है। तो इसी तरह से जो पहाड़ उत्तराखंड में या हिमाचल में जो आजकल वहाँ पे बड़ी मात्रा में बादल फट रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ये पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है, ये बल्कि मैन मेड है, मानव निर्मित है। बड़ी मात्रा में वहाँ पे बांध बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे 4 लेन की रोड बनाई जा रही है। 4 लेन की रोड बनाना मैदानी इलाकों में तो ठीक है कि आप जितने मर्जी लंबी चौड़े रोडें बनाओ, 4 लेन की बनाओ, 8 लेन की बनाओ, परंतु उत्तराखंड और हिमाचल जैसे क्षेत्रों में 4 लेन की रोड बनाने से उतना आपको पहाड़ को काटना पड़ेगा और एकदम खड़े पहाड़ को जब आप कम से कम 50 फुट तक अंदर काटोगे तो ऊपर से नीचे पत्थर ये तो गिरेंगे, मलबा गिरेगा
मिट्टी गिरेगी तो गिरना ही है। मान लो आप यदि कोई 25 मंजिल बिल्डिंग के सबसे नीचे की 3 मंजिलों को अगर तोड़ दोगे, उनको डिमोलिश कर दोगे, तो बिल्डिंग तो नीचे ही आएगी। यही हालत वहाँ पे उत्तराखंड में है। वहाँ पर बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड बनाई जा रही हैं और बांध बनाए जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में ब्लास्ट किए जा रहे हैं, डायनामाइट के द्वारा वहाँ पे विस्फोटक किया जा रहा है। इससे वहाँ के जो पहाड़ हैं वो क्रैक आ रहे हैं, उन पे वो हिल रहे हैं, थरथरा रहे हैं। और जो इसलिए वो जब बरसात होती है तो वो वहाँ से अपनी पकड़ छोड़ रहे हैं। तो साथियों, यही मेन कारण है वहाँ पे, जो ख़ास तौर पे जो उत्तर भारत में जो हिमालयन क्षेत्र के राज्य हैं वहाँ पे ये समस्या आ रही है। भयंकर रूप से वहाँ पे बादल फट रहे हैं और ये बाढ़ आ रही है। जबकि आपने और भी गौर किया होगा कि जो हमारे देश के साथ ही सटा हुआ देश है वो है नेपाल है और भूटान है। वहाँ तो कभी ऐसी समस्या नहीं आ रही है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि नेपाल में बादल फटे हैं या वहाँ पे बड़ी मात्रा में भूस्खलन हुआ है, या कभी भूटान में बादल फटे हैं, वहाँ भूस्खलन हुआ है। क्योंकि वहाँ पर भी विकास हो रहा है, पर वह नियोजित ढंग से विकास हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ उत्तराखंड और हिमाचल में अनियोजित ढंग से वहाँ पे विकास किया जा रहा है। इसकी वजह से ये परेशानियाँ वहाँ पे हो रही हैं। इसीलिए हमें जो भी विकास करना है वो नियोजित ढंग से करना पड़ेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।